हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, तो मायोकार्डियम में जो हमारी हार्ट की मसल्स है, इसमें चाहे एट्रियम में हो या वेंट्रिकल में, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें फेजेस होती हैं, जीरो फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। ठीक है, ये सारी यहाँ पे दिखाई गई हैं, इसी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए जीरो फेज से हम शुरू कर रहे हैं। मान लो ये हमारी मायोकार्डियम है और ये मायोकार्डियम मेरे रेस्टिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो रेस्टिंग कंडीशन में है और इसको स्टिमुलाई मिली है। और नॉर्मली स्टिमुलाई कहाँ से मिलती है? एसए नोड से। ठीक है, एसए नोड से इसको स्टिमुलाई मिली तो क्या होता है, स्टिमुलाई मिलते ही यहाँ पे जीरो फेज शुरू होता है। और ये जीरो फेज क्या होता है, तो देखिए रैपिड अप स्ट्रोक एंड डीपोलराइजेशन। तो रैपिड अप स्ट्रोक होगा और डीपोलराइजेशन होगा। और इसमें कौन सा चैनल ओपन होता है? तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन। तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है, ये देखिए यहाँ पे बना है। तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये ओपन हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो देखिए ये यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 मिलीवोल्ट है। ठीक है, मायोकार्डियम में। और जैसे ही इधर से सोडियम आके इसको स्टिमुलेट करेगा, मान लो इससे नोड से इंपल्स जनरेट हुआ, तो जो ये सोडियम यहाँ से आके इसको स्टिमुलेट करेगा तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो यहाँ पे प्रेजेंट था ये ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन होगा ना, तो इसका देखिए -85 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, लेकिन बाहर से सोडियम आके इसको स्टिमुलेट किया। और जैसे ही इसको स्टिमुलेट करेगा तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब ओपन होगा तो बाहर से अंदर सोडियम बहुत तेजी से आएगा। और सोडियम देखिए पॉजिटिव चार्ज है और ये -80 था, तो पॉजिटिव आयन बाहर से अंदर आया तो इस निगेटिविटी को कम करेगा। तो इसी वजह से देखिए बहुत तेजी से जब ये अंदर आया तो देखिए अचानक बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हमको देखने को मिला मायोकार्डियम में। ठीक है, तो देखिए -85 से देखिए ये अबाउट +3 तक पहुंच जाता है, +30 तक। ठीक है, तो +30 तक क्यों पहुंचा? क्योंकि ये सोडियम जब अंदर आया तो इसी वजह से इसका जो पोटेंशियल था वो +30 तक लगभग पहुंच गया। तो ये सोडियम की वजह से हुआ, यही यहाँ पे हुआ, इसी को हम बोलते हैं जीरो फेज। तो देखिए यहाँ पे जो है सोडियम चैनल ओपन होता है। ठीक है, तो सोडियम चैनल आई का मतलब आयन गेटेड सोडियम चैनल। तो सोडियम यहाँ से आके जब इसको स्टिमुलेट किया तो सोडियम चैनल बहुत ज़्यादा ओपन हो गया। और बहुत ज़्यादा ओपन होने की वजह से बहुत सारा सोडियम अंदर आया, इस वजह से हमको ये -85 से ये +30 तक ये हमको इसका पोटेंशियल देखने को मिल गया। इसी को हम जीरो फेज बोलते हैं। और इसमें रैपिड अप स्ट्रोक देखने को मिला, तो देखिए ये हुआ। और डिपोलराइजेशन इसी में होगा। ठीक है, अप स्ट्रोक के साथ डिपोलराइजेशन होगा। और कौन सा चैनल ओपन होता है? तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होता है। ये हम सारी यहाँ बात कर चुके हैं। अब उसके आगे देखिए ये फेज 1। ये फेज 1 में क्या होता है? इनिशियल डीपोलराइजेशन। तो देखिए ये डीपोलराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे इनिशियल डीपोलराइजेशन होता है। और इस इनिशियल डीपोलराइजेशन में क्या होता है? इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो ये जो सोडियम चैनल ओपन हुआ था ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, यानी अब बाहर से अंदर कोई सोडियम नहीं आएगा। तो +30 पे इसको रुक जाना चाहिए था, क्योंकि बाहर से अंदर कोई नहीं आ रहा है, तो अब और ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ नहीं आएगी। इस वजह से इसको यहाँ रुकना चाहिए था। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल बिगन टू ओपन। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ये देखिए ये ओपन हो गया। अब जब ये ओपन होता है तो अंदर से पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो अंदर से पोटेशियम यानी पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर जा रहा है, तो अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ने लगा। तो देखिए ये जो पॉजिटिव हो गया था अब धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज कम होने लगा। तो कम हुआ तो इसी को हम बोलते हैं फेज 1। तो इनिशियल डीपोलराइजेशन और ये सोडियम चैनल जो ये ओपन हुआ था जीरो फेज में ये क्लोज हो जाएगा और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए इसी वजह से फेज 1 फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होगा, फौरन फिर क्या होगा? फेज 2 आ जाएगा। और फेज 2 को हम प्लेटू फेज बोलते हैं। तो देखिए 2 से प्लेटू हम याद रखेंगे कि फेज 2 में प्लेटू देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है? देखिए कैल्शियम इन्फ्लक्स थ्रो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल बैलेंस ई फ्लक्स। तो अब यहाँ पे देखिए फेज 2 में ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। और जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो देखिए बाहर से अंदर कैल्शियम आने लगा। तो देखिए बाहर से अंदर कैल्शियम आ रहा है और इसी टाइम पे अंदर से बाहर पोटेशियम जा रहा है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर भी जा रहा है और बाहर से अंदर भी आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे इस मायोकार्डियम में कोई इलेक्ट्रिकल चेंज नहीं होगा। इस वजह से हमको प्लेटू फेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये प्लेटू फेज है। तो यही यहाँ बताया गया कि प्लेटू फेज कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाएगा। और किससे? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से। और जो बैलेंस करेगा पोटेशियम के इफ्लक्स को, तो पोटेशियम के इफ्लक्स इसी से बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? ये इन्फ्लक्स क्या करता है? तो देखिए कैल्शियम इन्फ्लक्स ट्रिगर्स कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मायोसाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो कैल्शियम आया ना, एक कैल्शियम का काम क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे काम करता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज कराता है। और जब कैल्शियम रिलीज होगा तो ये मायोसाइट जो होगी, ये मायोकार्डियम या मायोसाइट पूरी मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये फेज 2 में हमको ये देखने को मिलता है। और इसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। ठीक है, तो फेज 2 हमें समझ में आ गई। ये तो ये फेज 2 हुआ, इसमें कैल्शियम चैनल भी ओपन होगा जिसकी वजह से इनफ्लक्स होगा। और पोटेशियम चैनल पहले से ओपन है, ये इफ्लक्स कराएगा, इस वजह से हमको बैलेंस देखने को मिलेगा, यानी प्लेटू फेज देखने को मिलेगा। और ये जो कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ था, ये कैल्शियम इन्फ्लक्स
ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेगा ताकि कैल्शियम रिलीज हो और ज़्यादा, और मायोसाइट कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिले, और इसी को एक लाइन में हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग बोलते हैं। ये फेज़ 2 हो गया हमारा, ये वाला फेज़। अब फेज़ 3 में हम चलते हैं। तो देखिए फेज़ 3 में क्या होता है, रैपिड रीपोलराइजेशन। फेज़ 3 में रैपिड रीपोलराइजेशन हुआ तो क्यों होता है, तो यहाँ पे देखिए मैसिव पोटेशियम इफ्लक्स ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड स्लो डिलेड रेक्टिफायर कैल्शियम चैनल एंड क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि ये जो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन था ना, तो कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से बाहर से अंदर कैल्शियम आ रहा था, ये पहले क्लोज हो जाएगा। ये जब क्लोज हुआ तो बाहर से अंदर कोई प्लस चार्ज नहीं आएगा, और साथ साथ ये जो पोटेशियम चैनल पहले ओपन था, ये देखिए अब और ज़्यादा ओपन हो जाएगा, और ये जब और ज़्यादा ओपन हो गया तो बहुत तेज़ी से अंदर से पोटेशियम बाहर जाएगा, और जब अंदर से पोटेशियम बाहर जाएगा तो देखिए पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर जा रहा है, यानी अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो देखिए इस वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये देखिए बहुत तेज़ी से घटेगा। इसी को हम बोलते हैं रैपिड रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये देखिए अर्ली रिपोलराइजेशन था, जिसको हम इनिशियल रिपोलराइजेशन भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ पोटेशियम चैनल ओपन था, फिर फौरन कैल्शियम चैनल ओपन हो गया, इस वजह से प्लेटो फेज देखने को मिला, फिर ये पोटेशियम चैनल बंद हो गया, फिर उसके बाद रैपिड रिपोलराइजेशन या डिलेड रिपोलराइजेशन इसको हम बोलते हैं, ये देखने को मिला। ठीक है, तो ये दोनों फेज़ 1 और फेज़ 3 पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से मिलेगी, और पोटेशियम इफ्लक्स इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये फेज़ 3 हो गया हमारा। तो देखिए फेज़ 3 एक बार देख लें। रैपिड रिपोलराइजेशन मैस पोटेशियम इफ्लक्स ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड स्लो डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल एंड क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जो हमने यहाँ पे बताया कि कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएगा और ये पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा। पहले से जो था ये तो ओपन रहेगा ही, और ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, इसी वजह से रैपिड हमको रिपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। और अब फोर्थ फेज़, तो देखिए फोर्थ फेज़ में क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल हमको देखने को मिलता है, और इसमें हाई पोटेशियम परमिबिलिटी थ्रो पोटेशियम चैनल। इसमें देखिए पोटेशियम चैनल ओपन रहेगा, और पोटेशियम चैनल ओपन रहेगा, फिर भी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्यों रहेगा, -35 पे, क्योंकि हमको मालूम है देखिए अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा भरा होता है, और ये पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसकी चाहेगी कि ये बाहर चला जाए। ठीक है, लेकिन अंदर देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 85 है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चाहे कि ये पॉजिटिव चार्ज अंदर रहे। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चाहे कि पॉजिटिव चार्ज अंदर रहे, जबकि अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसको बाहर भेजना चाहेगी, यानी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इसको अंदर खींचना चाह रहा है पोटेशियम को, तो ये अंदर खींचने की जो फोर्स है ये, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बाहर भेजना चाह रहा है ये दोनों फोर्स जब बराबर हो जाएगी तो ये चैनल ओपन होने के बाद भी पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यही हमको देखने को मिलता है फोर्थ फेज में कि रेस्टिंग पोटेंशियल, तो रेस्टिंग पोटेंशियल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हाई पोटेशियम परमिबिलिटी होगी, लेकिन यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इसको बाहर तो भेजना चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट यहाँ पे माइनस जो चार्ज 85 तक पहुँच गया, ये चाहेगा कि पोटेशियम अंदर रहे, इस वजह से पोटेशियम सिर्फ -85 तक बाहर जाएगा और बाकी उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर बराबर हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फोर्स जो कि बाहर भेजना चाह रहा है, और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का फोर्स जो अंदर खींचना चाह रहा है, दोनों फोर्स बराबर हो गई, इस वजह से इसके ओपन होने के बावजूद ये बाहर नहीं जाएगा। ये हम यहाँ पे बताएं। ठीक है, तो ये हमें चारों फेज देखने को मिल गई। फेज 0 में वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल ओपन होगा, और फेज 1 में अर्ली रिपोलराइजेशन इसको हम बोलते हैं, या इनिशियल रिपोलराइजेशन। इसमें पोटेशियम इफ्लक्स हमको देखने को मिलता है, फिर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, फिर दोनों कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, पोटेशियम इफ्लक्स, इस वजह से प्लेटो फेज देखने को मिलता है, और फिर ये कैल्शियम इनफ्लक्स जो हो रहा था ये बंद हो जाएगा, और इस वजह से हमको लेट रिपोलराइजेशन देखने को मिलता है। और फोर्थ फेज में हमको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो ये पूरी समरी है इसकी। ठीक है, तो ये समरी हम यहाँ पे बता दिए, यही यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे देखिए ये जो वो है ना कि यहाँ से मायोकार्डियम यहाँ तक में, इसको हम इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलते हैं, यानी इस दौरान जो है इसमें अगर हम कोई नई स्टिमुलस दें तो भी ये स्टिमुलेट नहीं होगी मायोसाइट, इसी को हम इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बता दिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इन कॉन्ट्रास्ट टू स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल्स में और मायोसाइट में क्या डिफरेंस होता है ये यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले देखिए कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल हैज़ ए प्लेटो ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स एंड पोटेशियम इफ्लक्स। तो ये प्लेटो जो है ये सिर्फ कार्डियक मसल्स में देखने को मिलता है, और ये क्यों देखने को मिलता है, तो यही बताया गया कि कैल्शियम इन्फ्लक्स और पोटेशियम इन्फ्लक्स की वजह से। ये स्केलेटल मसल्स में नहीं होता है। और दूसरा देखिए क्या बताया गया कि कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स कैल्शियम इनफ्लक्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंड्यूस कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि
ये बताया जा रहा है कि बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम अंदर आने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये स्टिमुलेट करे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि ये कैल्शियम को रिलीज़ करे और मायोसाइट का कॉन्ट्रैक्शन हो। ये यहाँ पे बताया गया कार्डियक मसल्स में ये फीचर होता है, जबकि स्केलेटल मसल्स में ऐसा नहीं होता है। देखिए स्केलेटल मसल्स में हम वहाँ पे बात भी किए थे, यहाँ पे भी दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इससे कैल्शियम रिलीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे बाहर से कैल्शियम आने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि देखिए यहाँ पे जब एसिटाइल कोलिन आके स्टिमुलेट करता है तो देखिए ये टी ट्यूब्यूल के जरिए डाईहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर इसको स्टिमुलेट करता है, और जब ये स्टिमुलेट होता है तो कैल्शियम चैनल अपने आप यहाँ से ओपन होकर और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आ जाएगा और स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाहर से कोई कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं है, जबकि कार्डियक मसल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना ज़रूरी होता है, जो कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम को रिलीज करने में हेल्प करता है। उसी वजह से मायोसाइट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। और उसके बाद फिर तीसरा फर्क देखिए, कार्डियक मायोसाइट आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड टू ईच अदर बाय गैप जंक्शन। तो जो कार्डियक मायोसाइट है, देखिए हम एक यहाँ बनाए 2 3 4 5 6 बना के रखें, ये एक दूसरे से कपल्ड होती हैं कि अगर इसमें स्टिमुलस आया तो इसकी वजह से ये भी स्टिमुलेट होगी। ये गैप जंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जबकि स्केलेटल मसल्स में गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे अलग अलग न्यूरॉन जो है नर्व फाइबर इसको स्टिमुलेट करते हैं। मान लो ये आया, इसको स्टिमुलेट किया तो सिर्फ ये मसल फाइबर स्केलेटल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, बल्कि इसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि ये इसको भी स्टिमुलेट करे। ये यहाँ पे कार्डियक मसल में डिफरेंट हमको मिलता है। तो इस तरीके से हमने आज ये मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की बात की। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, इसमें हमने इसको अच्छे से देख लिया और इसमें हमने ये देख लिया कि कौन से चैनल कब ओपन होते हैं और ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होती है। तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड ये है कि इस दौरान कोई नई स्टिमुलस जो आएगी वो इस पर एक्ट नहीं कर पाएगी, और ये फार्माकोलॉजी में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। ठीक है, और एरिथमिया में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। हम एरिथमिया में इसकी बात करेंगे कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड किस तरह से घटने पे या बढ़ने पे एरिथमिया जनरेट होता है। तो ये हो गया, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे पेस मेकर के एक्शन पोटेंशियल की। ठीक है।